डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आप देख रहे हैं अपना कमोडिटी एक्सपर्ट। अपना कमोडिटी एक्सपर्ट में आज हम बात करेंगे गेहूं की। गेहूं, जी हां, वही गेहूं जिसके बारे में कहा जाता है कि अनाज की कीमत या गेहूं की कीमत तब पता चलती है जब चक्की थम जाती है। और हर गेहूं के दाने की अपनी एक कहानी है। उसी कहानी को जानने के लिए, चूंकि गेहूं भारत के अंदर करीब करीब 5000 साल से उत्पादन हो रहा है, इसका लगातार इसके अंदर में कई बदलाव आए हैं, लेकिन आज जो सबसे ज्यादा बड़ा चैलेंज यहां पर गेहूं की इंडस्ट्री के अंदर दिखाई दे रहा है वो है हमारे जो गेहूं का उत्पादन है विश्व के अंदर में, भले ही वो दूसरे स्थान के ऊपर पे क्यों ना रहा हो, लेकिन उसकी प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन क्षमता है हम पहले 10 देशों की गिनती में कहीं नहीं ठहरते। क्या वजह है? और दूसरी सबसे बड़ी वजह, क्या मिथ गेहूं को लेकर के इस समय पर बाजार के अंदर है? क्या गेहूं आपकी ओबेसिटी का कारण है? क्या गेहूं की वजह से क्या उम्र कम हो जाती है? इसके भी जो बहुत सारे मिथ हैं, जो बहुत सारे भ्रम हैं, इसको भी दूर करने की हम यहां पर कोशिश करेंगे। हमारे साथ पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी लुधियाना से उसके वाइस चांसलर सतबीर सिंह जी गोहक हमारे साथ में मौजूद हैं। आपका स्वागत है सतबीर जी। डॉक्टर सतबीर, मेरा पहला सवाल आपसे, डॉक्टर साहब, आज के टाइम के अंदर में गेहूं ऐसे दोराहे के ऊपर पे आकर के खड़ा हुआ है जहां पे हमें गेहूं की ट्रेडिशनल वैल्यूज और उसके साथ में टेक्नोलॉजी और फिर उसके साथ में जो उसकी प्योरिटी है और उसकी जो परफॉर्मेंस है, टेक्सचर और टेस्ट, इन सारों को सिंक करना है। लेकिन चैलेंज आ रहा है, आपका जो गेहूं है उसके अंदर में इस समय पर न्यूट्रिशन वैल्यूज को लेकर के बड़ा एक मिथ फैला हुआ है कि गेहूं खाने से ओबेसिटी हो जाती है, गेहूं पचता नहीं है, गेहूं बीमारियों का घर है। मेरा पहला क्वेश्चन उसी के ऊपर पे, फार्मर्स को यहां पर किस दिशा की तरफ जाना चाहिए? एग्रीकल्चर, क्योंकि पंजाब का मेजर रोल गेहूं के अंदर में है और बड़ा स्टेक रखता है क्योंकि सरप्लस है यहां पर पे और उसकी अहमियत है, उसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? हम बात कर रहे हैं गेहूं की। जो वीट है हमारी, ये ट्रेडिशनल क्रॉप है जी। इंडिया में हमारे 3 ही बड़े सीरियल हैं जो लोग सैकड़ों सालों से खा रहे हैं जी। एक वीट है हमारी गेहूं, दूसरा चावल है, तीसरा जो है मक्का जी। तो जो कनक की हम बात कर रहे हैं, तो गेहूं की बात कर रहे हैं, ये कोई नई फसल नहीं है जी। हमारे फोर फादर कितने सालों से, ये हजारों सालों से बना रहे हैं। तो जो आप कहते हैं मिथ है कि कनक के खाने के साथ ये हो रहा है, पहले तो कभी किसी को नहीं हुआ, तो आज ही क्यों हो रहा है? वही कनक है, उसी को इम्प्रूव किया हुआ है। जो वो प्रॉब्लम है ऑब्स्टी वगैरह, वो हमारी जो आजकल लिविंग हैबिट्स हैं, डाइटिंग हैबिट्स हैं, लिविंग स्टाइल है हमारे, उनकी वजह से ऑब्स्टी वगैरह ज़्यादा हो रही है। तो कुछ जो हमारा फास्ट फूड आ रहा है, प्रोसेस्ड फूड है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है, उसको खाने से बहुत सारी नई नई बीमारी पैदा हो रही हैं। ठीक है। तो गेहूं को कल्प्रेट नहीं कह सकते, जो उसका प्रोसेस्ड फूड आ रहा, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड आ रहा, और आजकल हमारे जो
कंज्यूमर हैं, मोस्टली जो ऑफिस वगैरह में काम करते हैं, एक्सरसाइज तो है ही नहीं। स्कूल में बच्चे हैं, जैसे आजकल बहुत सारा फास्ट फूड आ रहा, प्रोसेस्ड फूड आ रहा है, तो उसकी जो इनटेक होती है तो उसकी सारा दिन हमारी बैठने की जॉब्स है। दफ्तर वाले भी कंप्यूटर पे बैठते हैं, जो कंप्यूटर का काम करते हैं, जितने आजकल कंपनीज हैं, तो हमारी एक्सरसाइज बहुत कम होगी। प्रोसेस्ड फूड हमारा बढ़ रहा है। जो ट्रेडिशनल फूड है, जो पहले हम कहते थे दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण खाओ, सो दाल रोटी तो वही खानी चाहिए, दाल भी खानी चाहिए। आजकल हम वो छोड़ रहे हैं। मेरे को तो ये लगता है आजकल को जो नई जनरेशन है, जो हमारी जनरेशन थी, उनको पता था ये मसूर की दाल है, ये मसूर की दाल है, ये बांस की दाल है, अरहर की दाल है। आजकल तो ढाबे वाले भी, होटल वाले भी और खाने वाले भी ये कहती है पीली दाल है, ये लाल दाल है, ये हरी दाल है। दालों के नाम तक नहीं मालूम, ना नए चेंज कर दिए हैं। सो हमारी फूड हैबिट्स बहुत चेंज हो रही हैं। वो मेरे को लगता है बिगेस्ट कल्प्रिट जो है हमारी जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है ना, एंड हमारी जो लिविंग स्टाइल है, एक्सरसाइज कम हो रही है, दैट्स द मेजर रीजन। अच्छा, गेहूं के अंदर में सर एक बड़ा इशू, क्या आप ये मानते हैं कि जब हरित क्रांति देश के अंदर लाई गई 1965 के बाद, जब युद्ध हुआ और युद्ध के बाद में ये लगा कि नहीं, अब डिपेंडेंसी हमें अदर कंट्रीज के ऊपर ख़त्म करनी है, क्योंकि अमेरिका ने आग दिखाई, और उसके बाद जब 1970 के आसपास में ये हरित क्रांति का दौर चला और केमिकल्स का प्रयोग वहाँ पर बढ़ने लगा, क्या आप मानते हैं कि केमिकल्स के थ्रू गेहूं की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, क्या ये एक कारण हो सकता है? पहली बात तो आप जो बोल रहे हो कि जो वीट की, तो एक तो जब हमारा कंट्री आज़ाद हुआ था 1947 में, उस वक्त हमारी पॉपुलेशन अबाउट 40 करोड़ थी। ठीक है। तो पॉपुलेशन बढ़ रही थी, तो वीट का ईल्ड और प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन नहीं बढ़ रही थी उस वक्त। हमारी ट्रेडिशनल वीट की, उनकी जो प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी, 6-7 क्विंटल पर एकड़ थी वो। तो उस वक्त ये बहुत बड़ा खतरा लग रहा था कि पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, पर वीट की प्रोडक्टिविटी और गेहूं और राइस की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की सख्त ज़रूरत है। नहीं तो ये लगता था कि पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, उसको फूड कहाँ से आएगा। सो उस वक्त फिर हमने जो ये नई वैरायटी निकाली वीट में, राइस में, उनमें एक चीज़ किया उसने, एक ड्वार्फिंग जीन होते हैं जिसके साथ वो ड्वार्फ वैरायटी निकालते हैं। जैसे वीट है तो गेहूं है, इसमें एक नॉरेन 10 जीन है जो जापान में ढूंढी थी। अच्छा। तो जब हमने वो ट्रेडिशनल वीट में डाली तो इसकी जो प्रोडक्टिविटी थी वो 4 टाइम्स बढ़ गई थी। और उसके साथ हमारी प्रोडक्शन जो है वीट की, पर्टिकुलरली पंजाब में और वेस्टर्न यूपी है, राजस्थान है, प्रोडक्शन हमारी 10 टाइम्स बढ़ गई है, प्रोडक्टिविटी 4 टाइम्स बढ़ी है, क्योंकि ये ज़रूरत थी। नहीं तो पॉपुलेशन अब हमारी 140 करोड़ से ज़्यादा हो गई है। अगर वही प्रोडक्टिविटी रहती तो लोगों के लिए खाने के लिए कहाँ से फूड आता। सो इट वाज रिक्वायर्ड कि हमें नवी वैरायटी चाहिए, ड्वार्फ वैरायटी चाहिए। जो ड्वार्फ वैरायटी होती है ये फर्टिलाइज़र को रिस्पॉन्सिव होती है, जितना फर्टिलाइज़र डालोगे उतना ईल्ड ज़्यादा आता है। सो एक तो ये लॉजिंग रेजिस्टेंट होती है, लॉज नहीं करती है। सो इट वाज रिक्वायर्ड दैट वी शुड हैव वैराइटीज़ विच आर resistant to losing and these should be responsive to fertilizers. Wheat, rice and maize 3 मेजर सीरियल है जिन्हें हमारी जो फूड की प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दी है। माइनर बेल्ट्स भी अब तो आ गए, पर आजकल हम थ्रस्ट दे रहे हैं, जैसे आप बोल रहे क्वालिटी पे। सो दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। वी हैव ऑलरेडी अचीव्ड द फूड सिक्योरिटी। इन कमिंग ईयर्स वी वांट टू गो फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, जिसमें हम चाहते हैं इसमें फोर्टिफिकेशन किया जाए। अच्छा, एक जो हम क्लाइमेट चेंज देख रहे हैं और अभी इस साल भी हमने देखा 2025 के अंदर में जो बारिशें हुई, वो एक्सेस बारिशें हुई, और क्या ये माना जाए कि जो पीछे बारिशें हुई हैं उसका सीधा सीधा फायदा जो है गेहूं की फसल को मिलेगा और गेहूं का जो प्रोडक्शन है उसके बीच में 10 से 15% का इजाफा हो सकता है? देखो, बात ये है कि जो बारिशें हुई है उसका पंजाब में तो ज़्यादा नहीं हम कह सकते, क्योंकि पंजाब में जो इरीगेटेड एरिया 98% है। ठीक है। अगर बारिश ना भी हो फिर भी हम इरीगेट करते हैं फील्ड को, तो हम क्रॉप लगा देते हैं। जो इसकी प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन वीट की है, इट डिपेंड्स अपॉन के आगे जो सीजन आने वाला, ये रबी वाला गेहूं हमारा पंजाब में बोया जा रहा है जी, तो उसके बाद
इसके लिए जो आगे आना सबसे बड़ा इफेक्ट जो वीट की प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन में पड़ता है वो है ऑल डिपेंड्स अपॉन दी वेदर कंडीशन, जो अभी जो अगले 5 महीने 6 महीने आएंगी उस पर निर्भर करता है। जो इस समय किसान हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन किसानों को आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? ये जो गेहूं का सीज़न आ रहा है, इस गेहूं के सीज़न में उन्हें कौन सा गेहूं लगाना चाहिए और किसके बेटर प्राइस उनको मिल सकते हैं, और ताकि उनका जो प्रोडक्शन है वो भी लेस ना हो, इनकम के अंदर में उनका कैसे इजाफा हो सकता है? जो कौन सी वैरायटी लगानी हमने, एक तो हम जो हमारे किसान भाई हैं उनको ये कहते हैं वो वैरायटी लगाओ जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं सभी स्टेट में हैं और इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्होंने रिकमेंड की होती है कि इस स्टेट के लिए ये वैरायटी अच्छी है। अच्छा, वो ही जो रिकमेंडेड वैरायटी है वो लगानी चाहिए। अगर हम वो नहीं लगाते, कहीं से ले लेते हैं, तो उसकी प्रोडक्टिविटी तो कम होती ही होती है। पहली तो ये है। दूसरी है जो हम इनपुट्स डालते हैं उसमें पेस्टिसाइड कभी ज़रूरत पड़ जाती है। वैसे वीट में पेस्टिसाइड की ज़रूरत कम पड़ती है क्योंकि विंटर में होती है, विंटर में बीमारी और कीड़ा बहुत कम होता है। ठीक है। तो इसमें ज़्यादा होता है फर्टिलाइज़र्स। तो जैसे यूरिया हम डालते हैं, डाया डालते हैं, तो हम ये कहते हैं कि उसमें भी डोज कैलकुलेट की है कि वीट के लिए इतना डाया डालना है, इतनी हमने नाइट्रोजन डालनी है, जो यूरिया है उससे कम डालोगे तो फिर उसकी जो मात्रा प्रोडक्टिविटी है, यील्ड है, कम होगा। अगर हम ज़्यादा भी डालेंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो जो रिकमेंडेड डोजेज़ हैं यूनिवर्सिटी ने जो रिकमेंड की हुई वही डालनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां शेयर करने के लिए। और वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के तुरंत बाद लौटते हैं, चर्चा जारी है। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं। मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूँ। मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। हमें 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान हैं मैं उनको समझाऊंगा, बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। हाँ बोल बेटा करण। क्या? जिंदगी की रोज की दौड़ में हम अक्सर चीजें भूल जाते हैं अंकल, पर अच्छा लगता है जब कोई आपका ख्याल रखता है। जैसे कि आरबीआई ख्याल रखता है आपके अनक्लेम डिपॉजिट्स का। अनक्लेम डिपॉजिट मतलब? वो बैंक खाते जिसमें 10 साल या उससे अधिक से कोई लेन देन न हुआ हो। ऐसे खाते आरबीआई के डीईए फंड में चले जाते हैं। अपने बैंक के किसी भी शाखा में जाकर अपना केवाईसी अपडेट कराइए और अपना अनक्लेम डिपॉजिट वापस पाएं। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। अब ये जान लेते हैं कि फार्मर्स का गेहूं के प्रति इस बार रुझान क्या है और साथ ही साथ वो इंटरनेशनल सिनेरियोस को किस नजर से देखते हैं और एफपीओज इसमें किस तरीके की भूमिका निभा रहे हैं। हमारे साथ इस समय पर 2 खास मेहमान पुनीत सिंह थिन साहब हैं, नॉर्दर्न फार्मर्स मेगा एफपीओ से। आपका स्वागत है थिन साहब। और साथ ही हमारे साथ अमनदीप कौर है, आप किसान हैं पंजाब संगरूर से, आपका भी स्वागत है। एफपीओ बड़ा ट्रेंड के अंदर आया है एफपीओ, और 10,000 एफपीओज बने हैं हिंदुस्तान के अंदर में, और एफपीओज को गवर्नमेंट सपोर्ट भी कर रही है। अभी मैं पीछे देख रहा था हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने एफपीओ कॉन्क्लेव 2 दिन का दिल्ली के अंदर ऑर्गेनाइज किया, और एफपीओ के ऊपर पे काफ़ी तवज्जो और काफ़ी ध्यान है, ताकि जो छोटे किसान हैं, क्योंकि भारत जो है उनके पास में लैंड होल्डिंग बड़ी छोटी है
उस लैंड होल्डिंग की समस्या को दूर करने के लिए एफपीओस बनाए गए और किसानों को इंटरनेशनल मार्केट मिल सके, वो अपने प्रोड्यूस को इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में सेल कर सकें, उनका मार्केट साइज इंक्रीज हो सके और पैसा इनकम बढ़े। आपकी पहली प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा, जब से आपने एफपीओ जनरेट किया, आप तो फेडरेशन ऑफ एफपीओस चला रहे हैं, और फेडरेशन ऑफ एफपीओ में अभी फिलहाल कितनी एफपीओस आपके पास में है और उन एफपीओस के आने के बाद में क्या बदलाव? धन्यवाद सुरेश जी, सबसे पहले तो फॉर हैविंग मी हियर। पहली बात तो जो आपने बताई, एफपीओ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे जैसे जो छोटी हो रही है, हमारी जो प्रोड्यूस है उसको इकट्ठा करना, क्योंकि किसान ज़मीनें तो अब इकट्ठी कर नहीं सकते, लेकिन जो अपनी प्रोड्यूस है उसको इकट्ठा करके अपनी जो बाज़ार की जो इनपुट्स हैं उनको एक साथ इकट्ठा करके उनको बेचना, प्रोसेसिंग का काम है, स्टोरेज एक साथ करना, ये सारी तमाम ज़रूरतें हैं जो किसानों को इकट्ठा आने के लिए जिनकी ज़रूरत है। ठीक है। हमारी शुरुआत 2014 से हुई थी एफपीओ के साथ। 2014 में हमने पहला एफपीओ बनाया था। फिर साथ में जो लाइक माइंडेड किसान एफपीओ कुछ जुड़ते गए और हमने महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, ये सभी स्टेटों के फेडरेशन को देखा काम करते हुए, तो हमें ज़रूरत महसूस हुई कि नॉर्थ में उत्तर भारत से हम आते हैं, स्टेट हमारे छोटे हैं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान कंपैरेटिवली बड़ा है, लेकिन जहाँ से हम ये वीट पैडी जिस एरिया से हम आते हैं, तो हमें लगा कि स्टेट वाइज ना बना के एक नॉर्दर्न रीजन का एक फेडरेशन हो, जिसमें हमने कुछ एफपीओ इकट्ठे किए और भगवान की दया से पिछले 5 साल से हमने काफ़ी कुछ नॉर्दर्न फार्मर्स मेगा एफपीओ में किया और इस फेडरेशन में 43 एफपीओ हैं जिनको अब हम मेंबरशिप ड्राइव ओपन की है और हमारी उम्मीद है कि 100 के आसपास एक साल और हम लगाएंगे और इसमें 100 के आसपास एफपीओ काम अभी इन 43 एफपीओस को जोड़ने के बाद में टोटल नंबर ऑफ फार्मर्स की अगर मैं बात करूं तो कितने किसान इस फेडरेशन के साथ इसमें तकरीबन 35,000 फार्मर हैं जो अलग अलग तरीके से जुड़ते हैं। इसमें कुछ फार्मर होते हैं जो शेयर लेते हैं, कुछ फार्मर जो किसी भी सर्विस के लिए हमारे साथ जुड़ते हैं, चाहे वो स्प्रे है, चाहे कोई इनपुट है, या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, या कोई प्रोड्यूस का मार्केटिंग है। तो लगभग ये 35,000 फार्मर हैं जो अलग अलग मॉडल, अलग अलग तरीक़ों से हमारे इन एफपीओ के साथ जुड़े हैं। ओके, अमनदीप जी, बीइंग अ वुमेन, हाँ जी सर, क्योंकि हमने ये देखा है कि खेतों के अंदर में सबसे ज़्यादा जो लेबर यूज़ होती है, हाँ जी, ठीक है, जो काम करने वाली जो शक्ति है वो मातृ शक्ति है, आप महिलाएं हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग महिलाओं के पास में नहीं होती। कब कौन सी फसल लगानी है, कौन सी खेती करनी है, कौन सा बीज डलेगा, कौन सी खाद डलेगी, कौन सा स्प्रे डलेगा, ये पीछे से आपके ऊपर पे क्या ऐसा लगता है कि आपके ऊपर पे थोपा जाता है महिलाओं के ऊपर पे? वो डिसीजन मेकिंग अगर महिलाओं के पास में, उस मातृशक्ति के पास में आ जाए, तो मातृशक्ति इस धरती से, ठीक है, और सोना निकाल सकती है और फसल निकाल सकती है, क्योंकि आप तो क्रिएटिविटी की जननी है और ये जगत ही आपका क्रिएशन है। तो वहाँ से क्या क्रिएशन और क्रिएटिविटी नहीं हो सकती? सर, कब मतलब जिस फैमिली से मैं हूँ, जैसे फार्मिंग रिलेटेड मेरी फैमिली है सारी, हम शुरू से ही हमारे दादे परदादे फैमिली फार्मिंग से ही जुड़ी हुई है। जैसे हम छोटे थे, हम चले जाते खेतों में, तो जैसे मेरे फादर साहब थे तो उन्होंने मुझे ट्रैक्टर पर बिठा देना, है ना, वो मतलब चलाना, तब मैं वहीं से मतलब सीखती गई। उन्होंने कभी भी मुझे ऐसा नहीं मतलब रखा कि ये तो लड़की है कि इसको तो हमने सिर्फ जैसे घर का काम करती हैं लड़कियां की वैसा करना है, कभी नहीं मेरे को रखा ऐसा। तो उन्होंने मतलब मैं अपने ब्रदर से मतलब 4 साल छोटी हूँ, तो मैं जो फार्मिंग है मैं अपने फादर के साथ करवाती हूँ। और अगर हमने कोई नया मतलब कोई फील्ड पे डिसीजन कौन लेता है? फील्ड पर सर जैसे मोस्टली तो फादर साहब लेते हैं। मैं उसी पर मेरा जो सवाल है वही है। लॉजिकल बात हम मतलब होती है, जैसे हमारी हम बात करते हैं कि इस बार जो मतलब हमने कोई लगानी है अगर फसल कोई, तो मतलब वो प्रॉपर साथ देते हैं। कोई ऐसा नहीं कभी भी उन्होंने मुझे कहा कि नहीं हम तो जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे, नहीं। जैसे हमने अभी हम स्टबल बर्निंग 2007-8 से नहीं कर रहे। अच्छा, तो मैंने अपने फादर साहब को बोला कि पहले हम
जैसे हम करते थे, तो मैंने बोला कि ऐसा नहीं है ना, कि ऐसे इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो तंग मतलब होंगे आगे जाकर जो भी है ना। तो उन्होंने मुझे ऐसा नहीं कहा कि नहीं हम तो ऐसे जैसे पुराने कर रहे थे हम तो वैसे ही करेंगे। उन्होंने मुझे प्रॉपर सपोर्ट की ऐसे। और ऐसे ही मेरे गाँव में मतलब जो हैं लड़कियाँ, मतलब उनको मतलब अगर कोई वो डिसीजन लेती हैं तो उनको मानते हैं, वो ऐसा नहीं। बट तो पराली नहीं जलाते आप, उसका क्या करते हैं? सर पराली को हम जैसे हम चॉपर में इस बार हमने चॉपिंग की उसकी, और मल्चर वगैरह करके हमने उसको एमबी प्लाई से हमने जमीन को पलटा ऐसे हम, और उसके ऊपर सीधा हमने सुपर सीडर से अपनी वो फसल है ना बोई है। पर बात सर ये है कि जो ना अगर मतलब जो महिलाएं हैं मोस्टली अगर हम बड़े लेवल पर देखें तो जो महिलाएं उनको ये डिसीजन नहीं लेने दिया जाता कि वो कोई फसल वगैरह अगर वो करती हैं तो वो उनको डिसीजन लेने दिया जाए। वो मतलब ऑब्वियसली जेंट्स पर छोड़ देते हैं, जो मतलब वो सोचते हैं कि हम ही डिसीजन लेंगे। हालांकि लड़कियां मतलब कम नहीं है, प्रॉपर वर्क फील्ड में प्रॉपर होती हैं वो। इनफैक्ट कि जब हमारे जैसे लेबर आती है यूपी से या कहीं और से, तो उनमें से मोस्टली वुमेन होती हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि यार ये जो मतलब, पर उनको जो डिसीजन है वो नहीं लेने दिया जाता। चूंकि देखिए आप पढ़ी लिखी भी हैं, आप भी सर यंग ब्लड, ठीक है जी, एक न्यू जनरेशन को अपन कह सकते हैं कि युवा पीढ़ी ने खेती के अंदर में आकर के क्या ऐसे बदलाव किए हैं जिसने ट्रेडिशनल जो फार्मिंग है उस कंसेप्ट को बदला है? मेरा मानना यह है कि देखिए जैसे जैसे किसी जो मुल्क तरक्की करता है तो एक लार्ज जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है वो खेती से बाहर जाती है। ये हमने ट्रेंड वेस्टर्न में देखा, उसके बाद जैसे जैसे डेवलपिंग वर्ल्ड्स में आया। अब जो हमारे देश में जो हो रहा है, देखिए यहाँ भी हमारे साथ सिनेरियो ऐसा ही है, लेकिन अब जो नौजवान खेती में है वो बाय चॉइस है। ठीक है, पहले हमारी खेती एक होती थी, एक जीवन पद्धति थी, वे ऑफ पहले डिपेंडेंसी फुल्ली एग्रीकल्चर पर ही थी जी। लेकिन अब जो किसान जो नौजवान हैं वो पढ़ लिख के जो रिवर्सली माइग्रेट कर रहे हैं, कुछ अलग अलग सेक्टरों से देश में या विदेशों से जो आए हैं, वो बिल्कुल प्रोफेशनल अप्रोच के साथ खेती को अडॉप्ट कर रहे हैं, जो एक जिसको हम कई बार एग्री बिजनेस अप्रोच कहते हैं कि वो समझ के खेती करना। पहले कुछ चीज़ें होती थी, एक्सटेंशन का काम था, वो सारा गवर्नमेंट ड्रिवन था और लोग वहीं कनेक्टेड थे। लेकिन अगर आज हम देखें तो सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग यूट्यूब से रिसर्च करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। तो जो प्राइवेट एक्सटेंशन है एक तो वो बड़ा है। दूसरा आपका सवाल था जो नई टेक्नोलॉजी को लेके था, सर ये बिल्कुल सही है। जब हम प्राइवेट सेक्टर के साथ या चीज़ों को समझ के या दुनिया भर के ट्राइड और टेस्टेड मॉडल को देख के जब हम खेती में उन चीज़ों को लागू करते हैं तो हमारी अप्रोच एक खुले दिमाग की होती है। तो वी आर ओपन टू ऑल न्यू आइडियाज़। अब इसमें हाँ ये ज़रूर है कि कई चीज़ें इंडोर्स कर दी जाती हैं। GM की अगर मैं बात करूं तो कई बार टेक्नोलॉजी को मान लिया जाता है कि वी आर ओपन टू ऑल गुड एंड बैड थिंग्स। वो नहीं है। कुछ भी नया जो आता है तो हम उसका एक ड्यू डिलीजेंस करके किसान उसको, हालांकि मैं कहूँगा कि परसेंटेज बेशक अभी कम है, लेकिन फिर भी जो नई जनरेशन अभी खेती में आ रही है वो चीज़ों को समझ रही है, अडॉप्ट कर रही है, उसके रिजल्ट भी आ रहे हैं। हमने अभी उसके बाद अलग अलग कंट्रीज़ में जाके उनकी खेती को देखा। अब हमारी अपनी एक सब्सिडरी कंपनी है कनाडा में जो सिर्फ हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए इस्टेब्लिश किया है, जो नॉर्दर्न फार्मर हमारी पेरेंट कंपनी है, फार्म ग्रोसर INC जो सस्कैचुअन में हमारी कंपनी है। सिंपल एक लॉजिक था कि दुनिया से जो भी टेक्नोलॉजी जिनकी आपने अभी बात की, जिनको लोग 50-60 साल से वहाँ यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो मशीनें हैं और एग्रीकल्चर सोल्यूशन या तकनीकें हैं या स्प्रे सोल्यूशन है, उनको हम इंडिया में लेके आएँ। और जो हमारी प्रोड्यूस है, चाहे हम अपने प्रोडक्ट्स की बात करें, मसालों की बात करें, बासमती की बात करें या ऑयल सीड्स हैं, तो अपने जो भी प्रोडक्ट हैं इनको हम अपना जो इंडियन डायस्पोरा या साउथ एशियन जो कम्युनिटी इन देशों में भरी पड़ी है, तो उनको भी तीनों टाइम ये सारे प्रोडक्ट चाहिए। तो हम वहाँ पे अपना डिस्ट्रीब्यूशन, एक हमारी अपनी सप्लाई चेन है और हम अपने प्रोडक्ट अपने फार्मर के अभी तक कितना टर्नओवर आप कर चुके हैं? सारे ग्रुप में सर हम 40 करोड़ का भी काम करते हैं। 40 करोड़ ईयरली आप काम करते हैं, जो हमारे सारे नॉर्दर्न के अलग अलग ग्रुप्स हैं जी। अमनप्रीत, आपसे ये जानना चाहूँगा, चूँकि आप संगरूर से आती हैं। हाँ जी सर। पंजाब पेस्टिसाइड के मामले में नंबर 1 हिंदुस्तान के अंदर ऐसा माना जाता है।
और पंजाब का बासमती चावल विश्वविख्यात है, लेकिन अब ये काले बादल मंडराए हुए हैं उस पे। हमें ये मालूम है कि यूरोपियन यूनियंस आपके पंजाब के चावल को बामुश्किल, अगर वो ऑर्गेनिक होगा या उसमें कम पेस्टिसाइड होगा तभी वो पास होगा, नहीं तो नहीं होगा। बिल्कुल सर। यूएस तो बिल्कुल भी नहीं लेता। ठीक है जी, तो इस समस्या को आपने कंसीडर नहीं किया, आपने पराली की समस्या को कंसीडर किया, तो क्या आपने कभी इस तरफ ध्यान दिया है कि हमें खेतों के अंदर में पेस्टिसाइड का भी कम प्रयोग करना है और पेस्टिसाइड लेस, या हम यूं कहें कि नॉमिनल जो एमआरएल सा सेट है, बस उसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ही हम दवाओं का प्रयोग करके अपनी क्रॉप को लें? सर एक्चुअली बात ये है कि जो हमारे पंजाब के फार्मर्स हैं ना, उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं है उनके पास कि उनको कितना जो ये फर्टिलाइजर्स यूज़ करना है खेत में, उनको नहीं पता। वो जैसे अगर उन्होंने एक बोरी यूरिया की डालनी है तो वो अभी 2 डालने लगे हैं, वो वैसे ही उसका जो सॉइल की हेल्थ है वो डिग्रेड हो रही है बिल्कुल ही। तो उनको इस बात की नॉलेज नहीं है, क्योंकि जो पहले वाले किसान है वो उनको वही उनका पुराना चल रहा है, ठीक है। पर अगर गवर्नमेंट इनिशिएट करे कि उनको प्रॉपर कैंप्स वगैरह लगाए कि हाँ ये सब हम सिखा रहे हैं कि ये इतनी मात्रा में ही यूज़ करना है हमने फर्टिलाइज़र वगैरह जो भी है। बट जैसे हम सर मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, तो जैसे हम अपनी खेती करते हैं तो हम फर्टिलाइजर्स में जो होता है हम बहुत कम यूज़ करते हैं। मैंने शायद पहले भी 1-2 बार मैंने बोला है कि हम फर्टिलाइजर जो है बहुत कम यूज़ करते हैं, और जो कुछ तो हम मतलब जो करते हैं तो बिल्कुल ही उसके मतलब ऑर्गेनिक में करते हैं। जैसे कुछ जैसे वेजिटेबल्स भी हम मतलब विदाउट एनी कोई स्प्रे वगैरह हम उस पर नहीं यूज़ करते। अगर वही बात आ गई सर, अगर कोई गवर्नमेंट इनिशिएट करे, उनको प्रॉपर कैंप वगैरह लगाए, उनको बताए कि हाँ ये बात ऐसे है, तो शायद वो किसान समझ सकें। क्योंकि अभी स्टबल बर्निंग का था इस ईयर सर, मैंने खुद अपने पर्सनल मैंने बता रही हूँ कि मेरे गांव में मतलब बहुत ही कम लोगों ने मतलब स्टबल बर्निंग की है। ठीक है। मोस्टली जो हमारे आसपास के एरिया हैं उनमें कम है तो सही, बट इस बार बहुत कम है। देखिए, मेजर चैलेंज पेस्टिसाइड का जो इशू है वो है प्रीमियम। निश्चित तौर के ऊपर पे इंडस्ट्रीज को यहाँ पर आगे आना होगा, बड़ी फेयर डील फार्मर्स के साथ में करनी होगी, नहीं तो इसके अंदर में इंडस्ट्री का भी नुकसान है। वेसल्स आप ही के रिजेक्ट होते हैं, और जब आपके रिजेक्ट होते हैं वेसल्स तो नुकसान सीधा सीधा इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भारत की तो छवि खराब होती है, आपकी इंडस्ट्री की पर्सनल जो क्रेडिबिलिटी है वो भी डैमेज होती है, और आपको नए सौदे जो हैं इनिशिएट होने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। अमनदीप जी, आप हमारे साथ बनी रही, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पुनीत जी, आप हमारे साथ रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस पेशकश के अंदर में इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान, क्योंकि दूरदर्शन किसान पर इसी तरह की जानकारियों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। महीने का आखिरी रविवार जब बजते